तो ये क्लास 11 की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 का लास्ट वीडियो है, वीडियो नंबर 6 है। और आज दो टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें से पहला है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इंटरेस्टेड पार्टीज ब्रैकेट में लिखा है। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मतलब जो अकाउंट्स हम बना रहे हैं वो अकाउंट्स क्या सिर्फ बिजनेसमैन के लिए काम का है या और भी बहुत सारे लोगों से यूज करें। तो आप देखेंगे यहाँ तो लाइन लग पड़ी है, मतलब डेफिनेटली बात क्लियर है कि अकाउंटिंग जो हम बनाते हैं, जो हम करते हैं, अकाउंट जो बनाते हैं, उसको बहुत सारे लोग अपने अपने ढंग से, अपने अपने नजरिए से, अपने अपने डेटा एनालिसिस के हिसाब से उसको यूज करते हैं। तो आज कंप्लीट बात करेंगे कि कौन कौन सी पार्टीज हैं बिजनेसमैन के अलावा, जो बिजनेस कर रहा है उसके अलावा, जो बिजनेस के हमारे बिजनेस के अकाउंट्स को दूसरा कोई देखना चाहता है, तो इंटरेस्टेड पार्टीज के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा एक दूसरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट आज हम बात करेंगे एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जिसे हम क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। मतलब कि अकाउंट्स के अंदर में क्या गुण होने चाहिए। एक ह्यूमन बीइंग होता है ना, हम कहते हैं अरे इसका नेचर ऐसा है, ये बहुत अच्छा है, राम जी के इतने गुण थे। ठीक ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कि हम यहाँ पे अकाउंट्स की बात करेंगे कि अकाउंट्स में कौन कौन से गुण होने चाहिए, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, जिसकी वजह से अकाउंट्स के ऊपर में हमारा भरोसा ज्यादा बन जाए। तो बात करेंगे बैक टू बैक। सबसे पहले यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए, हमारे लिए काम की होती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिजनेस जो है ना वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। पहला होता है इंटरनल, जो लोग काम कर रहे हैं बिजनेस में, दूसरा जो बिजनेस के बाहर है। ठीक वैसे ही जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको हम दो लोगों तक परोसने की कोशिश करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब वो लोग, वो पर्संस या वो एम्प्लॉइज जो बिजनेस के अंदर हैं, मतलब बिजनेस में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हमारे बिजनेस को आगे ले जाने में मदद करते हैं, डायरेक्टली मदद करते हैं, उसे हम इंटरनल कहते हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल जो यूजर्स होते हैं वो यूजर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते बल्कि बिजनेस के बाहर होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। इंटरनल यूजर्स की बात करते हैं तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, आपने एक कंपनी खोली है, कंपनी लगातार चल रही है और कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जिनके हाथ में कंपनी की कमांड होती है, डेफिनेटली उन लोगों के लिए, हमारे लिए जो हमने अपनी अकाउंटिंग की है वो उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी, उससे वो डिसीजन ले सकेंगे। वाइस प्रेसिडेंट हो गए, कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसे मैंने शॉर्टकट में सीईओ लिखा है, कंपनी के जनरल मैनेजर हो गए। डेफिनेटली ये कंपनी के हायर लेवल ऑफिशियल्स हैं और इनके लिए इंफॉर्मेशन का होना, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, उनकी जानकारी होना, उनके लिए हिसाब किताब का होना जरूरी है। इसी के बेसिस पे वो आगे की प्लानिंग करते हैं। इसके अलावा चाहे वो सेल्स पर हो, चाहे वो परचेज मैनेजर हो, चाहे वो प्रोडक्शन मैनेजर हो, इन लोगों के लिए कि भाई आगे कितनी सेल्स करनी है, कितना रॉ मटेरियल परचेज करना है, या प्रोडक्शन कितने गुड्स का करना है, कितनी सर्विसेज को वहां पर रेंडर्ड करना है। तो ये सारी बातें सेल्स, परचेज और प्रोडक्शन मैनेजर के लिए जरूरी हो जाती हैं। वो उसको देख के ही, पिछले डेटा का कंपेरिजन करके ही आगे की प्लानिंग करते हैं। इसके अलावा एम्प्लॉइज जो होते हैं, कंपनी के एम्प्लॉइज होते हैं, वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉइज की सैलरी सही टाइम पे मिल रही है, वो इस बात को अंदाजा लगाएं कि उन्हें कितना इंक्रीमेंट मिलेगा, कितना प्रमोशन होगा, वो सब जान सकते हैं अगर अकाउंटिंग हमारी फेवरेबल है। एम्प्लॉइज होते हैं, वर्कर्स होते हैं। इसके अलावा अदर लोग भी होते हैं जो बिजनेस में डायरेक्टली कई बार जुड़े होते हैं और उनको हम अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में यूज कर रहे हैं। तो एक बात आपको याद रखनी है कि अकाउंट जो हम बना रहे हैं वो सिर्फ बिजनेसमैन के लिए नहीं, बिजनेसमैन के साथ जुड़े कई लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। इंटरनल मैंने बता दिए। एक्सटर्नल में हमारे बिजनेस जो चल रहा है, इस बिजनेस को करने के लिए हम अकेले दम पे तो बिजनेस करते नहीं है, गवर्नमेंट की मदद लेते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिसे हम मनी लेंडर्स कहते हैं, इन्वेस्टर्स कहते हैं। वो लोग होते हैं जो आम जनता, पब्लिक के बीच के लोग होते हैं, उनसे। इसके अलावा अगर हम किसी से गुड्स को परचेस कर रहे होते हैं तो वो हमें जो गुड्स देगा वो हमारे अकाउंट्स को देख के ही गुड्स देगा। तो ये सारे लोग हैं जिसमें इन्वेस्टर्स हो गया, मनी लेंडर्स हो गया, सप्लायर हो गया, क्रेडिटर्स हो गया। ये वो लोग हैं जो हमारे बिजनेस में फंडिंग करते हैं, हमारे बिजनेस को फंड देते हैं। अगर कोई हमें उधार दे रहा है तो उधार देने के बाद में मैंने अगर किसी राम नाम के पर्सन से उधार में कोई गुड्स को परचेस कर लिया है तो वो राम, जब तक मैं उसको पेमेंट नहीं कर देता तब तक वो मेरा क्रेडिटर्स होगा। तो क्रेडिटर्स हो गया। इसके अलावा जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो भी हमारे अकाउंट देखने में इंटरेस्टेड होते हैं। हम बिजनेस बहुत अच्छे से कर रहे थे, हमारा बिजनेस बहुत ऊंचाइयों को छू रहा था, बिल्कुल बड़ी बिजनेस में प्रॉफिट था, हम टोटली सेटिस्फाइड थे, लेकिन हमारा कॉम्पिटिटर की नाक में दम हो रखा है। वो परेशान है कि भाई आखिर इसके सीक्रेट क्या है। तो वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट को देख के, हमारी अकाउंटिंग को देख के हमारे बिजनेस के सीक्रेट्स को जानना चाहता है, इसलिए वो यूजर है, हमारे अकाउंटिंग का एक्सटर्नल यूजर है। ट्रेड यूनियंस होती हैं, बहुत सारी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं उसमें जो एम्प्लॉयज होते हैं वो ट्रेड यूनियन बना लेते हैं। आप लोगों ने कई बार सुना होगा ट्रेड यूनियन बनता है और अगर हम उनको सेटिस्फाई नहीं करते हैं, जो वर्कर्स रहते हैं, तो कई बार हो ये जाता है कि ट्रेड यूनियन जो बनते हैं ना, उन लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है, वो लोगों के हित के लिए काम, मतलब वो जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनके बेनिफिट के लिए कि किसी फैक्ट्री में अगर कोई वर्कर वर्क कर रहा है तो उस फैक्ट्री में उसके साथ में हैरेसमेंट ना हो रहा हो, तो उनके बेनिफिट के लिए सोशल वर्क जैसा कोई काम करते हैं। और ट्रेड यूनियन है वो हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देख के लोगों की हेल्प करते हैं। गवर्नमेंट हो गया, टैक्स अथॉरिटी हो गया और सोसाइटी हो गया। टैक्स अथॉरिटी जहां पे हम जीएसटी या इनकम टैक्स का सही कैलकुलेशन दे रहे हैं, अपना हिसाब किताब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं।
टैक्स अथॉरिटी हमारे अकाउंट्स को देख के चेक कर लेती है, गवर्नमेंट चेक करती है। गवर्नमेंट में कई बार बहुत सारा सब्सिडी या ग्रांट, मतलब गवर्नमेंट हमको पैसा देती है कि आप इस पैसे को अपने बिजनेस में यूज करो, तो गवर्नमेंट चेक करती है कि जो पैसा गवर्नमेंट ने हमें दिया है जिस पर्पस से हमने उसे उसी पर्पस में खर्च किया है कि नहीं खर्च किया, इसलिए गवर्नमेंट के लिए बात हो गई। सोसाइटी, हम सोसाइटी में ही टिके हुए हैं। देखिए सब कुछ जो है अगर हम कहीं से किसी से भी कहीं से उठा लें तो अल्टीमेटली हम सोसाइटी के ही मेंबर हैं, मतलब हम किसी समाज में रहते हैं और हम जो भी बिजनेस करते हैं वो सोसाइटी में रहकर सोसाइटी के लोगों के लिए ही करते हैं। तो सोसाइटी डेफिनेटली हमारे अकाउंट्स को देखेगी। हमारा मेन मकसद किसी भी बिजनेस को करके सोसाइटी के लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट पहुंचाना है और ये बेनिफिट सोसाइटी को हम पहुंचाते हैं और सोसाइटी देखना चाहती है कि आपने हमारे बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस से हमारे लिए क्या किया, तो वो हमारे अकाउंट्स देख के जानकारी प्राप्त कर सकती है। इसके अलावा एट्रीब्यूट्स है भाई, क्या गुण होने चाहिए अकाउंट्स में, आज इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले लिखा है रिलायबिलिटी। अभी रिलायबिलिटी का मतलब हो गया कि हम कितना विश्वास करते हैं। रिलायबिलिटी का मतलब हो गया कि विश्वसनीयता। अकाउंट जो होता है, अगर मैं कह दूं कि आप मेरे अकाउंट्स देख लीजिए तो फिर आपके दिमाग में डाउट नहीं होना चाहिए कि भाई हाँ सामने वाला अकाउंट दिखा रहा है मतलब उसकी सारी बातें सही सही हैं। तो मतलब इतना विश्वास जताना कि अकाउंट जो बनाए गए हैं वो टोटली सही सही बिजनेस ट्रांजैक्शंस के बेसिस पर बनाए गए हैं और अकाउंट्स दिखाने के बाद में फिर किसी के अंदर कोई डाउट ना जाए, इसे हम रिलायबिलिटी कहते हैं। इसके अलावा रिलायबिलिटी में कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं कि भाई अकाउंट्स जो हम बना रहे हैं इसमें रिलायबिलिटी का बात हो गया कि एक्यूरेसी चेक करना है कि आपने जो अकाउंट्स बनाए इसमें रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपने लिखी है, एक्यूरेसी। अब इंपॉर्टेंट बात यह कि एक्यूरेसी आएगी कहां से, कैसे हम जानेंगे कि हमने जो अपने अकाउंट्स में अपने स्टेटमेंट लिए हैं, ट्रांजैक्शंस लिए हैं, इसका एविडेंस क्या है। तो इसके लिए एविडेंस होना जरूरी है, सबूत, जिसे हम साक्ष्य कहते हैं। अब ये कैसे होगा, ये भी होगा। हम जब कोई गुड्स को परचेस करते हैं तो हमें बिल मिलता है, हम उसका बिल लेते हैं, उसमें जीएसटी नंबर होता है, उसमें पार्टी जो जिससे ले रहे हैं, जिसको दे रहे हैं, सील लगी रहती है, किस दिन का हुआ, ट्रांजैक्शन आईडी, सब कुछ लिखा रहता है। तो ये इस बात का ऑथेंटिक प्रूफ है कि हाँ ये बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है उसका बेस ये वाउचर है। पार्टनरशिप डीड होती है, हम पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट करते हैं। हम कोई प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो प्रॉपर्टी का डीड होता है जिससे हम रजिस्ट्री कहते हैं। वो सब चीज़ें होती हैं जो हमारे उस पर्टिकुलर एसेट्स की, हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन का बेस होती है कि अगर कोई ये जाने कि भाई आपके पास एसेट्स है, ये कहाँ से है, तो आप उसके कागज़ दिखाकर उसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे एग्रीमेंट डीड होती हैं। इसके अलावा अगर आपके पास में सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो रिलायबल नहीं मानी जाती। मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि भाई इसका सोर्स क्या है, ये आपने कहाँ से लिया, सोर्स डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है। कुछ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऐसे भी होते हैं जैसे हम वाउचर, मतलब किसी एविडेंस से प्रूफ नहीं कर सकते, वहां पे हमारी पर्सनल जजमेंट काम करती है। जैसे हमने मशीनरी परचेस की या हमने लैंड परचेस किया, हमने किसी एसेट्स को परचेस किया, तो डेफिनेटली उसका हमारे पास में बिल होगा। अगर हमने पार्टनरशिप किया तो उसका पार्टनरशिप डीड होगा। लेकिन अगर मैं अपने बिजनेस में जो कैपिटल लगाया हूं या मैंने किसी से लोन लिया या किसी को लोन दिया है तो उसको किस रेट से देना है, मेरे बिजनेस में जो एसेट्स है उसमें मेरे को किस रेट से डिप्रिसिएशन लगाना है, कैपिटल में कितना इंटरेस्ट देना है, ये तो आपकी पर्सनल जजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो कुछ जगहों पे एविडेंस होता है वाउचर के फॉर्म में जहां पे नेसेसरी होता है, और कुछ जगहों पे आपको अपनी पर्सनल जजमेंट के थ्रू उसको रिलायबल दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। तो रिलायबिलिटी बहुत जरूरी है। लोग आपके बिजनेस में आपके ऊपर, आपके अकाउंट्स के ऊपर भरोसा करके ही आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। मैंने आपको बताया इन्वेस्टर्स, मनी लेंडर्स, सप्लायर, क्रेडिटर्स, तो ये आपके बिजनेस के ऊपर भरोसा करते हैं और उनके साथ धोखेबाजी मत करिए, बिजनेस में सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिए। तो पॉइंट नंबर 2 है रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब हो गया कि भाई हम जो अकाउंटिंग में जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे वो इंफॉर्मेशन किसी ना किसी के लिए काम की होनी चाहिए। वो किसी ना किसी में ये सारे लोग हैं और इनके लिए इंफॉर्मेशन काम की होनी चाहिए। आप फालतू की बातें करते रह जाएंगे और आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में रेलेवेंट पार्ट को नहीं लेंगे, बल्कि जो अननेसेसरी पार्ट है उसका इन्वॉल्वमेंट करेंगे, तो बिजनेस में आपका डील हो ही नहीं सकता। तो रेलेवेंस का मतलब हो गया कि इंफॉर्मेशन काम की होनी चाहिए। अब ये काम की इंफॉर्मेशन कैसे, ये जानते हैं भाई। अगर आपको कोई पैसा उधार देना चाहता है, जिसे हम मनी लेंडर्स कहते हैं, इन्वेस्टर्स कहते हैं, जो आपके बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं, बदले में आप उनको बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को देंगे या बिजनेस में से इंटरेस्ट का पोर्शन देंगे, तो वो ये जानना चाहते हैं कि बिजनेस में प्रॉफिट किस रेट से आप कमा रहे हैं। वो इस बात से सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ भाई इस बिजनेस में प्रॉफिट ठीक है, प्रॉफिट का रेट अच्छा है, तो वो बिना हिचकिचाए पैसा लगाएंगे, हेजिटेट नहीं होंगे। उनको ये पता है कि भाई पैसा इतना ज़्यादा अगर हम कमा रहे हैं तो हमारे इस ज़्यादा प्रॉफिट में से हम उनके लोन का, इंटरेस्ट का भरपाई आराम से कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन काम की है। इसके अलावा हम कई बार दूसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं लोगों के लिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा ना कि गवर्नमेंट हो गया या टैक्स अथॉरिटी हो गई, इनको भी हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो उनके काम की इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल जानी चाहिए। तो रेलेवेंस इन्फॉर्मेशन है, अलग अलग पार्टीज होती हैं और अलग अलग पार्टीज के लिए एक कॉमन इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं हो सकती। भाई मैंने आपसे कहा टैक्स अथॉरिटी है, उससे ये मतलब नहीं है कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देते हो, आप कितना प्रॉफिट कमाते हो। उसे इस बात से मतलब है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बन रही है, आपने उसका पेमेंट टाइम पे किया कि नहीं किया।
तो अलग अलग यूजर्स के लिए इंफॉर्मेशन अलग अलग होती है और आपको अकाउंट्स का स्ट्रक्चर ऐसा बनाना है कि इंफॉर्मेशन रेलेवेंस रहे, सबके लिए काम की रहे। यहां पे एक बात आपको ध्यान रखनी है कि कई बार लोग इंफॉर्मेशन को छुपाने की कोशिश करते हैं और वो कैसे करते हैं इसको जानते हैं। देख, हमने अपने क्रिएटर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की कि भाई हम इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं और वो प्रॉफिट देख के जो हमारे बिजनेस का इन्वेस्टर हमारे बिजनेस में पैसा लगाना चाहता है, लेकिन यही अगर हम यही डिस्क्लोज कर दें अपने इन्वेस्टर्स के लिए, लोग इस डर से नहीं करते हैं, कई बार रेलेवेंस नहीं लेते हैं कि अगर हम यही इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करेंगे तो उस इंफॉर्मेशन को डेफिनेटली इन्वेस्टर भी देखेगा। अब इन्वेस्टर बोलेगा कि भाई तुमने हमें कम प्रॉफिट दिया, तुमने तो ज्यादा प्रॉफिट रोक लिया। तो ज्यादा प्रॉफिट मैंने इसलिए रोका है भाई कि मेरे लिए जो एडवर्स कंडीशन क्रिएट होगी उससे मुझे अपने इंटरेस्ट का पेमेंट करना है और दूसरे लोगों को भी प्रॉफिट देना है। तो ये इन्फॉर्मेशन तो कई लोग इस डर के मारे भी नहीं करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो ट्रू एंड फेयर बेसिस पे बनानी है और लोगों के सामने सही इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब होता है भाई आपने जो बनाया है वो समझ में तो आना चाहिए। दो डॉक्टर, हम कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं, हमें टेक्निकल साइंटिफिक टर्म्स नहीं आते हैं। दो डॉक्टर आपस में किसी बीमारी के बारे में बात करेंगे और वो साइंटिफिक टर्म में करेंगे, मेडिकल टर्म में करेंगे, तो वादा है आपसे कि आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर वो हमें देसी तरीके से समझा देंगे कि भाई देखो ऐसा है, ये बीमारी है, ऐसे फेफड़ों में दिक्कत है या लंग्स में दिक्कत है या आपकी किडनी में दिक्कत है, तो हमें आसानी से समझा जाएगा। मतलब हमें एकदम देसी ठेठ भाषा में समझा दो। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन भी जो है वो इसी फॉर्म में होनी चाहिए कि अंडरस्टैंडेबिलिटी, मतलब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत टेक्निकल टर्म में रहेगी तो कोई समझ नहीं पाएगा। हमारे इन्वेस्टर्स जो हैं, मनी लेंडर जो हैं, सप्लायर जो हैं, गवर्नमेंट हैं, जो हमारे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, ये इतने टेक्निकल चीजों में नहीं जाना चाहते। वो चाहते हैं इन्फॉर्मेशन आप देखें और आपको समझ में आ जाए। तो इन्फॉर्मेशन जो होती है अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में रहेगी तो सबके लिए, बताने वाले के लिए और उसे समझने वाले के लिए, दोनों के लिए आसान हो जाएगा। अंडरस्टैंडेबिलिटी में आपको ध्यान ये रखना है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वो जनरल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जनरल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपने जो इंफॉर्मेशन है बिजनेस में कर रहे हैं, आप बिजनेस में कुछ बीच में नया कुछ कर रहे हैं तो आप उससे सारे अकाउंट्स बना के लास्ट में नोट्स टू अकाउंट बना के नोट लगा दीजिए कि भाई ऐसा ऐसा बिजनेस में हुआ है और इंफॉर्मेशन सारी आपको वहां पे परोस देनी है। इसके अलावा आपको वहां पे चेक करना है कि भाई अंडरस्टैंडेबिलिटी में बिना किसी परेशानी के लोगों को समझ में आ जाए। और कोई भी मेथड है, कोई भी रेट है जहां पे लोगों को, आपको लगता है कि उनको कंफ्यूजन हो सकता है, तो वो आप नीचे नोट लगाकर बता दीजिए ताकि सब कोई पढ़ सके उसको और जान सके कि भाई ये इन्फॉर्मेशन काम की है। बहुत सारी मेथड होती हैं हमारे बिजनेस में, जो स्टॉक होता है उसके वैल्यूएशन की, डिप्रिसिएशन लगाने की, रेट ऑफ इंटरेस्ट की, आपने अपने डेटर्स को कितने दिन का क्रेडिट अलाउ किया है कि आपको पैसा देना है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है और आप इसे नोट लगा दीजिए लास्ट में। आप वहां पर डिक्लेरेशन दे दीजिए कि भाई ये इन्फॉर्मेशन है, नीचे इसकी डिटेल लिखी हुई है, हर कोई समझ के उसको समझ सकता है। कंपेरेटिबिलिटी, जिसमें मैंने ब्रैकेट में शॉर्ट लिखा है, पहले कंपेरेटिबिलिटी का मतलब जानते हैं। कंपेरेबिलिटी का मतलब होता है आप किसी से कंपैरिजन करना। अब कंपैरिजन दो चीजों का हो सकता है, पहला अपने ही बिजनेस का अपने प्रीवियस डेटा के साथ में, जो हमने पहले डेटा तैयार किया था उसके साथ में, और दूसरा कंपैरिजन अपने बिजनेस का अपने कॉम्पिटिटर के बिजनेस के साथ में। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो कॉम्पिटिटर होता है उसके बिजनेस से भी हम अपना डेटा का एनालिसिस करते हैं, मिलाते रहते हैं, कंपैरिजन करते रहते हैं कि हम आगे हैं या वो आगे हैं। हम कंपैरिजन करके SWOT एनालिसिस कर सकते हैं। SWOT का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। हमारे बिजनेस की क्या स्ट्रेंथ है, हमारे बिजनेस में क्या वीकनेस है, क्या कमजोरी है हमारे बिजनेस में, हम बिजनेस में क्या क्या अपॉर्चुनिटी भुना सकते हैं मार्केट से, हम क्या इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं, और हमारे बिजनेस के लिए खतरे जिसे हम थ्रेट्स कहते हैं वो क्या है। ये सारी बातें आपको पता चल जाएंगी अगर आप बिजनेस का कंपैरिजन करना शुरू कर देंगे। अपने बिजनेस का अपने बिजनेस से कंपैरिजन किया तो आपको दिख गया कि हाँ भाई ये बिजनेस पिछले साल यहाँ पे इस जगह पे ज़्यादा खर्च था, हमने यहाँ पे कम खर्च किया है, इसको और बढ़ाओ। या किसी फील्ड में आपने देखा कि पिछले साल आपने कम खर्च किया था, इस साल ज़रूरत से ज़्यादा खर्च हो गया, तो आप वहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए। कंपैरिजन अपने बिजनेस का अपने बिजनेस से, अपने बिजनेस का दूसरे बिजनेस से भी कंपैरिजन करके आप बिजनेस के सीक्रेट्स जान सकते हैं, आपके कॉम्पिटिटर ने कैसे करके आगे निकल गया वो, या आप उससे आगे क्यों हैं, तो ये सब आप जान सकते हैं, SWOT एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम करते हैं यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं तो अपने बिजनेस का अपने बिजनेस से कंपैरिजन करने का मतलब होता है कि हम कंसिस्टेंसी को चेक करते हैं कि हम एक जैसा चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। मतलब बिजनेस में ग्रोथ भी हो रही है तो एकदम ऐसा नहीं कि ग्रोथ ऐसी हो जाएगी, बिजनेस में भी ग्रोथ धीरे धीरे होगी। हम बिजनेस में बहुत सारी मेथड यूज करते हैं डिप्रिसिएशन लगाने की, मैंने आपसे बोला कि जो स्टॉक होता है उसके वैल्यूएशन की। तो अब यहाँ पे कंपैरेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि आपको कंपैरिजन करना है कि भाई सेम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बिजनेस में कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए उसी मेथड को ही फॉलो करना है। आपको लगता है कि आपने डिप्रिसिएशन की किसी दूसरी मेथड, बहुत सारी मेथड है डिप्रिसिएशन को लगाने की, तो डिप्रिसिएशन आप लगा रहे हैं और आपने किसी दूसरी मेथड से लगा दिया है, लेकिन अब आपको लगता है कि नहीं कि आपके बिजनेस के हिसाब से ये वाली मेथड ज्यादा सुटेबल होगी, तो डेफिनेटली आप उसको चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको बस आपने ले लिया तो उसी में आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। आपके बिजनेस में आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी
आपकी पर्सनल जजमेंट से अगर आपको लगता है कि नहीं ये वाली मेथड ज़्यादा सूट करेगी, आप उसे ले लीजिए और लेने के बाद में आप उसका नीचे नोट लगा दीजिए जिसमें आपने बताया कि डिस्क्लोज कर सकते हैं, लोगों के लिए अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में हो सकती है। तो ये आपको करना है कि जो भी चेंजेस करें उसको आप नोट्स के अकाउंट में वहाँ पे दिखा दें, फुट नोट में, और इतना सब काम होगा। तो फेथफुल प्रेजेंटेशन आपको देना है। फेथफुल प्रेजेंटेशन में आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस का, अकाउंटिंग रूल्स का, जो गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइन है उनको सबको फॉलो करते हुए अकाउंट्स बनाना है, जो भी उसके रूल्स है उसको फॉलो करना है, और इन सबको करके एक बढ़िया अकाउंट्स हम तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एट्रीब्यूट्स हैं जिसे हम क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, ये अकाउंट्स के अंदर होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। पर्सनल बेनिफिट के लिए अगर हम अकाउंट्स को तोड़ मरोड़ के, मतलब अपने बेनिफिट के हिसाब से उसे झूठा लोगों के सामने परोसने की, बना के दिखाने की कोशिश करते हैं, तो आपको डेफिनेटली इंस्टेंट बेनिफिट तो मिल जाएगा, लेकिन बिजनेस फिर लंबे समय तक नहीं चल पाएगा क्योंकि असलियत कभी ना कभी बाहर आती है। तो ध्यान ये रखना है कि आप जो भी अकाउंट बनाएं इन सारी बातों को ध्यान रख के बनाना है, क्योंकि इतने सारे यूजर्स हैं जो आपके अकाउंट्स को देख रहे हैं और डिसीजन ले रहे हैं आप, लेकिन डिसीजन लेने वाला कोई और होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वीडियो खत्म करते हैं, और ये लास्ट वीडियो था चैप्टर नंबर 1 का। नेक्स्ट वीडियो में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के साथ हम मिलेंगे। इसको देखते रहिए, कोई दिक्कत होती है मुझे अच्छा लगता है आप कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना है आपको। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपना ख्याल रखना है और घर पे रहिए, खूब सारी पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। मिलते हैं, बाय बाय।